नमस्कार दोस्तों, 28 साल बीत जाने के बाद भी राजीव गांधी हत्याकांड मामला अभी तक पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। तो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 21 मई 1991 को तमिलनाडु में श्री पेरनबुदूर आतंकी आत्मघाती हमले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई। इसके बाद 1998 में 26 दोषियों को सजा सुनाई गई और 2016 में इनमें से 7 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। राजीव गांधी हत्याकांड में बहुत नए मोड़ आए, लेकिन इसके बाद यह सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया कि इसमें ना ही किसी दोषी को फांसी की सजा सुनाई जाएगी और उम्र कैद की सजा भुगत रहे दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा। और मैं इन 7 दोषियों के नाम आपको बता रहा हूं यहाँ। तो एजी पेरारीविलन, नलिनी, रॉबर्ट पायस, रविचंद्रन, जय कुमार और एजी पेरारीविलन सांथन। कुछ समय पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा था कि वह राजीव गांधी हत्याकांड की साजिश में शामिल 7 दोषियों को रिहा करने की कोशिश जारी रखेगी। इसके कुछ समय बाद पेरारीविलन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पेरारीविलन की समाधान याचिका पर विचार किया जाए। पेरारीविलन की याचिका के अनुसार वह 27 साल से जेल में बंद है, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग 20 साल ही उम्र कैद की सजा होती है। इस पे पेरारीविलन ने कहा कि उसे रिहा किया जाए क्योंकि वो 28 साल से जेल में बंद है। मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश जांच करने की सिलसिले में सीबीआई से एक रिपोर्ट मांगी थी, क्योंकि एजी पेरारीविलन ने कोर्ट में आरोप लगाया था कि सीबीआई इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश की जांच नहीं कर रही। इसके बाद 17 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कई सवाल किए और उन्होंने ये भी इस सवाल में पूछा कि इस मामले की आगे की जांच कब तक पूरी होगी। इसमें सीबीआई की ओर से कहा गया कि इस मामले की जांच अभी पूरी तरह से चल रही है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि यह मामला कब तक चलेगा। तो अब हम बात करेंगे राजीव गांधी हत्याकांड के पूर्ण मामले को समझने की श्रीलंका की आज़ादी से कंपेयर करेंगे। श्रीलंका में बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी और तमिल भाषियों के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा था। यहाँ तक कि आज़ादी के बाद यह तमिलों की एक बहुत बड़ी संख्या थी और उनसे वोट देने का अधिकार भी छीन लिया गया था। 1972 में बने श्रीलंका के संविधान में बौद्ध धर्म को एक प्राइमरी धर्म घोषित किया गया और धीरे धीरे तमिल लोग जॉब से लेकर एजुकेशन तक भी इनसे हर क्षेत्र में पीछे रह गए। इस भेदभाव का नतीजा यह हुआ कि सभी तमिल युवाओं ने हथियार उठा लिए। इस तमिल युवा में वेल्लुपिल्ले प्रभाकरण ने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम्स नाम का एक संगठन चलाया। 1980 के दशक आते आते ये संगठन इतना अनुशासित और मजबूत बन गया कि देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन बन गया। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त रहे NN झा के द्वारा कहा गया कि LTT ने उन सभी नेताओं को मार दिया है जो बातचीत में विश्वास रखते थे और प्रभाकरण तमिलों का एकमात्र प्रतिनिधित्व बन गया था। उस समय के इंडिया टुडे के रिपोर्टर शेखर गुप्ता ने इस बात का खुलासा किया कि शेखर गुप्ता के अकॉर्डिंग LTT को भारत से कपड़े, हथियार, पेट्रोल, यहाँ तक कि सारे सामान उन्हें भारत प्रदान करता था। धीरे धीरे LTT तमिलनाडु में भी सक्रिय होते जा रही थी। यहाँ की गवर्नमेंट ना ही सिर्फ इसे अवॉइड कर रही थी बल्कि इसका साथ भी दे रही थी। इसी वक्त श्रीलंका में एक गृह युद्ध भी जारी था जिसमें लगभग हजारों लोग मारे जा चुके थे। 28 जुलाई 1987 को प्रभाकरण को राजीव गांधी से मिलने के लिए बुलाया गया और इस मुलाकात के बाद प्रभाकरण ने एक प्रेस में बयान दिया कि वो इस प्रधानमंत्री तमिलों की समस्या को समझते हैं और इस दिशा में काम कर रही है और हम प्रधानमंत्री की इस रुख से संतुष्ट हैं। जबकि पूर्व उच्चायुक्त NN झा का मानना था कि प्रभाकरण कभी भी इस समझौते के पक्ष में नहीं रहेगा, लेकिन उस पर भारत का दबाव था, इसलिए उन्होंने इसका खुलकर विरोध नहीं किया और LTT को समर्पण करने के लिए इंडिया ने एक दल भेजा और जिसे इंडियन पीस कॉपिंग फोर्स IPKF कहा गया। 21 अगस्त को LTT ने समर्पण रोक दिया और उन्होंने कहा कि LTT के विरोधी को IB खुफिया विभाग लिट्टे के विरोधी संगठनों को हथियार दे रही है
और इसी वजह से LTTE समर्पण नहीं करेगा। इसी दौरान भारत में राजीव गांधी द्वारा IPKF को श्रीलंका भेजा गया और इस बात को लेकर विरोध होने लगा। 1998 में सत्ता परिवर्तन हुआ और अगले प्रधानमंत्री VP सिंह बने। VP सिंह ने IPKF को श्रीलंका से बुला लिया और IPKF के लगभग 1248 जवान श्रीलंका में शहीद हुए। तो आइए दोस्तों बात करते हैं 1990 की, जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की वापस से पूरे प्रधानमंत्री बनने की पॉसिबिलिटी थी और इससे LTTE को पता था कि इसका प्रधानमंत्री बनना हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता था। इसके पीछे उन्होंने एक षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और इसका मास्टरमाइंड शिवराज सन ने किया। 19 मई 1991 को राजीव गांधी का एक इलेक्शन प्रोग्राम पब्लिश किया गया, जिसके बाद 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या 18 लोगों सहित एक धमाके में हो गई। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं हरी बाबू की, जिन्होंने इस फोटो को क्लिक किया था और उनकी भी इस धमाके में मौत हो गई। हत्याकांड के 3 दिन बाद इसकी सारी जानकारी CBI को सौंपी गई और इसमें 1 साल के बाद 41 लोगों को आरोपी बताया गया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई, 3 फरार थे और 26 को गिरफ्तार किया गया। और इन 26 लोगों के खिलाफ 288 गवाह, 1477 दस्तावेज, जिनकी कुल पन्नों की संख्या लगभग 10,000 के आसपास थी, 1100 सबूतों और वकीलों के अधिकतर तर्कों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी को फांसी की सजा सुनाई। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को न्याय नहीं माना और बल्कि इसे न्यायिक नरसंहार कहा। 1999 में 26 में से 19 दोषियों को रिहा कर दिया गया। बाकी के बचे 8 दोषियों में से 3 दोषियों को यहाँ फांसी की सजा सुनाई गई। आखिर वो 3 नहीं 4 थे। उनमें से ये तस्वीर नलिनी की है, जिन्हें रिहा कर दिया गया क्योंकि इन्हें एक बेटी पैदा हुई। सन 2000 में दया याचिका दाखिल की इन तीनों दोषियों ने, जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस याचिका पर 11 साल बाद फैसला लिया गया। इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा फांसियां माफ़ करने वाली राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल ने भी इस सज़ा को माफ़ नहीं किया। 9 सितंबर 2011 का दिन इनके लिए फांसी का दिन तय किया गया, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट ने फांसी देने में देरी के आधार पर इन सभी कैदियों को फांसी नहीं दी। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी याचिका को 11 साल तक निलंबित रखा गया है और अब इन्हें फांसी देना उचित नहीं है और इन तीनों को फांसी माफ़ कर दी गई है और इन्हें आजीवन कारावास मिल गया है। कानून के राय वाले किसी भी लोकतंत्र में न्यायालय का फैसला ही न्याय होता है। 18 लोगों की हत्या के इस मामले में 26 में से 19 दोषियों को रिहा कर दिया गया। बाकी के बचे 8 दोषियों में से 3 दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई और इसके बाद इन्हें फांसी की सज़ा भी नहीं मिली। तो न्याय ही सब कुछ है। ये सब एक राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इसे अगर चाहे तो आप आगे शेयर भी कर सकते हैं। हम आपको आगे भी ऐसी जानकारी देते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।